तो हे फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल टेक 114। तो फैमिली, आज इस वीडियो में हम लोग एसएसडी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहां i5 11 जनरेशन और i3 12 जनरेशन दोनों के बीच में कंपेयर किया हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आपको वीडियो देखना जरूरी होगा, क्योंकि अभी आप एक लैपटॉप बाई करने जाओगे और आपका बजट 40,000 या उसके अंडर है तो आपको उसमें दो प्रोसेसर के बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, एक i5 और एक i3 12 जनरेशन। तो ये दोनों के बीच में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बाकी इसके नीचे जितनी भी प्रोसेसर है, चाहे Ryzen 3 हो गया, i3 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, सारे इसके नीचे आते हैं। लेकिन अंडर 40,000 में दो बेस्ट प्रोसेसर आपके लिए जो है अभी निकल के आ रहा है, एक i5 11 जनरेशन, एक i3 12 जनरेशन। तो ये दोनों में भी कौन सा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, उस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ मैं कंपेयर किया हूं और लास्ट में कंक्लूजन भी बताया। तो आप वो वीडियो जरूर देखना अगर आप नहीं देखे होगे। और इसी सीरीज को आगे आज मैं बढ़ाते हुए एसएसडी के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ अगर आप अब देखोगे ना, तो अभी एसएसडी के बारे में भी मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि एसएसडी भी कोई एक टाइप की नहीं होती, काफी सारे टाइप की एसएसडीयां आ गई है, उसमें काफी सारे फीचर्स आ गए हैं। तो वो सब के बारे में भी धीरे धीरे हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे, ताकि आप लोग भी मतलब टेक से रिलेटेड कुछ भी पीछे ना रहो, क्योंकि टेक 114 के आप फैमिली मेंबर हो और आप कुछ चीज नॉलेज से आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए बाई करने में, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर हो तो उसके लिए थैंक्स, लेकिन अगर आप नहीं हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के फैमिली मेंबर बन सकते हो। और जहां मैं लैपटॉप से रिलेटेड अनबॉक्सिंग करते रहता हूं, उसके फीचर्स के बारे में बताते रहता हूं, लेकिन कुछ चीज रह जाती है, अगर वो मैं तो बता के निकल जाता हूँ लेकिन आपको कुछ चीज समझ नहीं आती होगी, वो चीज रह जाती होगी। तो वो चीज के लिए हम एक सीरीज बनाया हूँ जहाँ प्रोसेसर एसएसडी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, उसके बारे में आप लोग को नॉलेज देंगे, ताकि आप लोग को भी कुछ नॉलेज रहे, ताकि मैं जब बात करूं तो आप अच्छी तरीका से समझ पाओ और आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज कर पाओ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएसडी में डी रैम वाली एसएसडी और डी लेस रैम वाली एसएसडी, और यहाँ एचएमडी का भी बात करेंगे, किसमें एचएमडी रहती है सपोर्ट, किसमें नहीं रहती है, क्योंकि एसएसडी की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे आने वाले टाइम में। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट बिगिन। तो दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं डी रैम और बिना डी रैम, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, और ये डी रैम क्या है और ये एचएमडी क्या है। तो ये सब समझने से पहले दोस्तों मैं आपको ये दोनों एसएसडी का ना प्राइस आपको दिखा देता हूँ। ये डी रैम वाली एसएसडी की प्राइस और ये रही आपका बिना डी रैम वाली एसएसडी की प्राइस। तो दोनों का आप जब प्राइस देख रहे हो गाइस, तो दोनों के प्राइस में आपको काफी अंतर देखने को मिल रहा होगा। तो जितना ही आपको अंतर देखने को मिल रहा है ना, उतना ही आप लोग इसके परफॉर्मेंस में भी अंतर देखने को मिलता है दोनों में। हाँ, तो अब उसको समझने से पहले, डी रैम समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग जो हार्ड डिस्क यूज करते थे ना, उसमें आप एक फ्लॉपी डिस्क जैसा अंदर सीडी देखते थे जो गोल गोल घूमता था। तो उसका क्या काम रहता था, डेटा रीड करना, ठीक है। तो वो काफी स्लो हुआ करते थे। तो उसके बाद हम लोग अपडेट करके एसएसडी लाए मार्केट में। जब एसएसडी क्या ना, उसका जो कंट्रोलर था वो नेट फ्लैश पे काम करता था, और पहले वो गोल गोल घूम के उसका कंट्रोलर काम करता था। तो जो एसएसडी है ये नेट फ्लैश पे काम की। अब इसका क्या काम था ना, डेटा को रीड करना नेट फ्लैश का। तो वो जो हार्ड डिस्क थी ना, उससे काफी मतलब स्पीड काम करती थी ये। तो हार्ड डिस्क से काफी स्पीड हो गई थी हमारी एसएसडी। और अभी मार्केट में देखा जाए तो सिर्फ एसएसडी ही चल रही है। तो सिर्फ एसएसडी नहीं चल रही है, अब एसएसडी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ गए, काफी प्रकार के एसएसडी आते हैं, और जो जितने प्रकार के तो उसमें भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो उसमें से ही निकल के आता है एक डी रैम वाली एसएसडी, एक बिना डी रैम वाली एसएसडी, एचएमडी एसएसडी। तो वो फीचर्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो ये जो डी रैम एसएसडी होती है ना, आप एक सिंपल भाषा में इसको समझाने से पहले मैं एक कोई सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो आपका एक कोई शॉप है, ठीक है, और उस शॉप के आप मालिक हो और आपके शॉप में काफी सारे स्टॉक रहते हैं। तो क्या स्टॉक है ना, आप मालिक हो तो आपको पता है आपके दुकान में क्या स्टॉक है, नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपके दुकान में जब कोई कंज्यूमर आता है और आपसे कुछ सामान मांगता, तो आपके जो दुकान में जो स्टाफ रहता है, आप उसको फटाक से बोलते हो कि बाबू आप ये सामान इसको दे दो। आपको पता है कि सामान है ये मेरे पास, लेकिन वो सामान कहाँ रखा हो ना, फटाक से आपका स्टाफ निकाल के दे देता है। तो यही काम करती है हमारी जो डी रैम है ना, ये भी यही काम करती है। जो नेट फ्लैश का काम क्या था, जो नेट फ्लैश जो आती जो विदाउट डी रैम वाली एसएसडी, उसमें जो नेट फ्लैश रहती थी वो क्या करती ना था, डेटा को ढूंढ के आपको देती थी, ठीक है।
अब जो ये जो डी रैम आ गया ना, ये आपको इसको डेटा ढूंढने का इसको जरूरत ही नहीं पड़ता, ये पहले से ही एक मैपिंग बना के रखता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर आपका स्टाफ अगर अब्सेंट हो जाता था तो आपको क्या करना पड़ता था, खुद से वो सामान को खोज के देना पड़ता था, उसमें थोड़ा टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन जब ये डी रैम आ गया तो ये इसको सारा चीज पहले से ही पता है। जैसे आपका स्टाफ को दुकान में पता रहता था कौन सा सामान कहाँ पे, उसी तरह ये डी रैम को भी पता रहता ना कौन सा डेटा कहाँ पे, इसको खोजने का जरूरत ही नहीं। कौन सा सामान चाहिए, अच्छा ये वाला चाहिए, लो फटाक से दे देता है। उसे तो कौन सा डेटा चाहिए, ये डेटा फटाक से दे दिया, खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो समय क्या लगेगा। तो यहाँ आपका डी रैम फास्ट हो जाता है इस वजह से। तो मे भी आपको डी रैम क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। अब विदाउट डी रैम भी आपको समझ में आ गया होगा कि वो नेट प्लेस पे वर्क करता था, लेकिन उसको को अब डी रैम देके एक मैपिंग बना दिया गया जहां कि आप आपको डेटा सर्च नहीं करना पड़ रहा है। आप फटाक से डेटा खाली आपको डिमांड हो रही है, आपको नीड हो रही है, फटाक से आपको डेटा देते जा रहा है। तो ये फास्ट हो गया है, ये थोड़ा सा स्लो हो गया आपका SSD। अब ये HMB क्या है, तो HMB क्या ना गाइस, अगर आप दोनों के डेटा में अगर आप डी रैम वाले SSD देखोगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन जो HMB है ना ये डी रैम वाले से ना थोड़ा सस्ता रहता है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड डी रैम में आप कह सकते हैं आप इसको। जो HMB वाले SSD आते हैं ना वो इंटीग्रेटेड डी रैम के तौर पे आती है। और ये खासकर ना जितना जो हमारे जो एक्सप्रेस होता है ना, NVMe एक्सप्रेस SSD में जो आपका वर्जन होता है, उसका एक्सप्रेस का जो वर्जन होता है, सेटा एक्सप्रेस हो चाहे NVMe एक्सप्रेस हो, तो उसका जो वर्जन होता है 1.2 या उससे भी कम का होता है। तो जो 1.2 से कम का होता है ना वो मतलब उसमें HMB सपोर्ट नहीं रहता, लेकिन जितना भी 1.2 के बाद वाला जितना भी SSD आ रहा ना उसमें HMB सपोर्ट रहता है। और ये HMB क्या करती है ना, एक इंटीग्रेटेड डी रैम के तौर पे काम करती है। आपकी जो सिस्टम में जो रैम है ना उसको ही ना ये डी रैम के तौर पे यूज करता है। 64 मेगाबाइट 64 मेगाबाइट के तौर पे यूज करता है। और ये आपको करना पड़ने का जरूरत नहीं, आपको कुछ भी एक्टिवेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसे किया गया है कि ऑटोमेटिक आपका रैम का 64 मेगाबाइट ये डी रैम के तौर पर यूज करेगा और ये आपका डी रैम वाली SSD जैसा काम करेगा, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड में और एक डेडिकेटेड में अंतर तो होता ही है। लेकिन अब बात आती है आपको डी रैम वाली SSD लेना चाहिए या HMB वाली SSD लेना चाहिए, विदाउट डी रैम वाली SSD लेना चाहिए। अगर बात करें तो अगर आप विदाउट डी रैम वाली SSD लेने से अच्छा है कि अभी जो मार्केट में HMB वाली जितनी भी SSD आ रही है आप वो ले लो। आपको कहीं ना आपको डी रैम वाली SSD से कम भी प्राइस देखने को मिलता है और आपको बेटर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा विदाउट डी रैम वाले के मुकाबले। लेकिन अगर डी रैम लेकिन किसको लेना एकदम चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो आपका यूज क्या है ना कि आप एक मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आप ग्राफिक की काम करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, आपका इस तरह का वर्क है ना तो आपको डी रैम वाली ही SSD लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ डेली यूज के लिए आपको चाहिए ना तो आपके लिए HMB SSD काफी है, क्योंकि कहीं ना आपको हार्ड डिस्क से मुकाबला ना यहाँ काफी स्पीड देखने को मिलने वाला और आप फर्क भी नहीं कर पाओगे डी रैम वाली SSD और बिना डी रैम वाली SSD में। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं फर्क कर पाओ, क्योंकि जो डी रैम वाली SSD है ना वहां पे काम ज्यादा करती है ना। जैसे मान के चलो आप एक फोटो एडिट कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर में फोटो एडिट कर रहे हो फोटोशॉप में, तो आप वहां क्या कर रहे हो ना मतलब काफी सारा फिल्टर यूज कर रहे हो। तो आप जब भी कोई फिल्टर यूज करते हो ना तो आप ना आपको कोई भी फिल्टर यूज करना तो फिल्टर आप डाउनलोड करते हो, फिर उसको आप लेयर के तौर पे यूज करते हो। ठीक है, तो आप बार बार आप यूज करते हो ना तो वहां पे क्या ना कि छोटी डेटा को ना रीड करना पड़ता है, क्योंकि जितना अच्छा से छोटा डेटा रीड होगा ना उतना अच्छा आपको मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मान के चलो आप बिना डी रैम वाले SSD में यूज कर रहे हो ना तो आपको ना वहां मतलब जो भी फिल्टर आप डाउनलोड कर रहे हो वहां आपको स्लोनेस देखने को मिलेगा, लैग नहीं करेगा, सिर्फ स्लो चलेगा। लैग CPU के वजह से करता है, लेकिन आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा, वो चीज आपको स्लो देखने को मिलेगा। आप फिल्टर लगा रहे हो तो थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है, फिर वो रिटच कर पा रहा है, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो या नॉर्मल आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, अपने आप क्लास कर रहे हो, तो वहां आपको काफी स्पीड देखने को मिल जाती है HMB वाली SSD में भी और डी रैम लेस वाली SSD में भी। तो यहाँ आपको डी रैम कब यूज करना है वो भी मैं आपको बता दिया और किसको बाय करना चाहिए। एक्चुअली ये सब आपको नॉलेज कब जरूरत पड़ता है ना, जब आप एक PC बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लैपटॉप बाय करने जाओगे ना तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेंस आप जब देखने जाओगे तो इतना डिटेल्स कंपनी मेंशन ही नहीं करती कि आपको कौन सी SSD, खाली बता देगा ये SSD दे रहा है। अब आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए ना तो आपको खुद से वो SSD का मॉडल देखना होगा, फिर आपको उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च करना होगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन इतना कौन सर्च करता है,
लेकिन अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, फैमिली मेंबर हो, तो मैं कोई भी चीज का जब रिव्यू करता हूँ ना, तो ये सब जैसे मैं 5 लैपटॉप बताया इस वीडियो में, ये बेस्ट रहेगा, तो मैं ये सब भी देख लेता हूँ। अगर आप ये सब के पास आपको तो नॉलेज आ गया, अगर आप खुद भी मतलब पर्सनली आप सर्च करते हो, आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आप इसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है, तो आप मेरे चैनल के फैमिली मेंबर हो, तो मैं ये सब देख के ही आपको लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ। तो आई होप आपको अच्छा से समझा पाया हूँ दोस्तों। और फिर भी कुछ रह गया अगर तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मैं आपका जरूर प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको जरा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो यार, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली सीरीज में काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले फ्यूचर में आप काफी ज्यादा नॉलेज ले पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।